नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, अभी जो आपका हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आपका जो पहले 21 जून को था, अब इसको 28 जून को कर दिया गया है, क्योंकि 21 जून को नीट का भी एग्ज़ाम हो रहा है। इस वजह से थोड़ी सी इसमें डेट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपको। आपको मैंने ऐसा बोला था कि हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है और जिनकी उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मैंने कोशिश की है कि आपको 20-20 क्वेश्चन जो है मैं प्रोवाइड करवाऊँ, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन जीके के, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 5 क्वेश्चन फ्रॉम HPG के एंड बाकी जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो कंप्यूटर साइड से प्रोवाइड करवाऊँगा। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, हाई कोर्ट हो, JOIT हो या फिर क्लर्क का एग्ज़ाम हो। इसमें जो एक्सप्लेनेशन रहेगी वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, ताकि ये जो क्वेश्चन है हमारे वो मल्टी डायमेंशनल बन जाए और जिससे अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन बनता है हम उसको एड्रेस कर सकें। ये जो PDF है आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला आज का हमारा सवाल रहेगा। इसमें आप पॉज करके जो है वो आंसर दे सकते हैं, बाद में अपने अपने आंसर जो है वो कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने ठीक किए थे। अगर आपसे कहीं पे गलती हो रही है तो आप चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करना है। अभी रिवीजन के लिए रैंडम बुक्स नहीं उठानी है या उनको फिर से पढ़ना शुरू करना है पूरी बुक्सों को, या कुछ इस तरीके की टेक्निक ना ही अपनाएं तो बेहतर रहेगा आपके लिए। पहला सवाल आपके सामने ये है कि The newly introduced Income Tax Act 2025, which came into force on 1st April 2026, replaced which of the following legislation? इसमें आपसे पूछा गया है कि आयकर जो नया एक्ट बना है, इनकम एक्ट 2025, वो किस एक्ट को रिप्लेस करेगा। देखिए, इसमें जो सही आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन डी, इनकम एक्ट 1961। आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, बाकी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन और आंसर दोनों बताते चलूँगा। तो इसका सही आंसर है डी। इसमें कुछ चेंजेस और कुछ जो कोर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं उनके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। मैंने आपको पहले ये बता दिया है कि ये जो एक्ट है ये आपका रिप्लेस करेगा जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसको रिप्लेस करेगा। ये लागू होगा, आपका लागू हुआ है 1 अप्रैल 2026 से। देखिए, इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि जो लैंग्वेज थी पहले के लॉ की, वो बहुत क्लिष्ट थी, यानी कि थोड़ा सा समझने में भी उसको प्रॉब्लम होती थी। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाएगा और जो आउटडेटेड प्रोविज़न थे उस लॉ में उसको हटाया जाएगा। साथ में जो टैक्स लिटिगेशन है उसको भी कम किया जाएगा। तो ये कुछ इसमें मेजर चेंजेस इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें देखिए, कुछ कोर स्ट्रक्चरल चेंजेस की जैसे मैंने बात की है कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कि क्या मेन फीचर क्या है इसका, कि जो ओल्ड फ्रेमवर्क था 1961 का, उसको रिप्लेस कर दिया गया है न्यू फ्रेमवर्क से, जो 2025 में लाया गया था। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका 1961 का एक्ट था उसमें हमें जो है वो 800 से ज़्यादा सेक्शन और 47 चैप्टर्स देखने को मिलते थे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उसमें हो आउटडेटेड प्रोविज़न है उसमें। तो उस उनको जो है वो जो समराइज करके जो है वो 536 उसमें सेक्शन बना दिए गए हैं और 23 चैप्टर बना दिए गए हैं। हम इसमें जो टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट है उसमें आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, दो यहाँ पे ईयर देखने को मिलते थे, उनको जो है वो क्लब करके एक ही चीज़ बना दी गई है जिसको हम टैक्स ईयर बोलेंगे। रूल्स की बात करें तो इनकम टैक्स रूल्स 1962 लागू होते थे 1961 पे, और इस पर जो है 2026 लागू होंगे। तो ये कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप इस PDF को एक बार खुद भी पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें ये कुछ द सिंपल फ्रेमवर्क है। ये सिंपल का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये 7 प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये पूरा का पूरा आफ्टर ड्राफ्ट जो है, ये जो पहला है इसमें वो होगा स्ट्रीमलाइंड, इंटीग्रेटेड, मिनिमाइज्ड लिटिगेशन, प्रैक्टिकल, लीन और एफिशिएंट। ये इसके 7 जो है वो कीवर्ड है या 7 ड्राफ्टिंग प्रिंसिपल्स है जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा और इसे आपको खुद भी रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, कि विच स्पेस क्राफ्ट इज़ बींग यूज फॉर आर्टेमिस सेकंड। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक मिशन है और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं। अभी तो सिर्फ आपसे ये पूछा गया कि कौन से
जो यहाँ पर अंतरिक्ष यान है उसका उपयोग हुआ है। पर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आर्टेमिस मिशन है क्या, ये किससे संबंधित है, इसको किसने चलाया हुआ है, इसमें कौन सी स्पेस एजेंसियां जो है वो शामिल हुई है। और ये मतलब एक आपका जो क्रूड मिशन है या अनक्रूड मिशन है, इस तरह के वर्डिंग आपको देखने को मिलती है। तो इसके बारे में हम क्विकली कुछ फैक्ट है उनको रिवाइज कर लेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी। देखिए, हमें सबसे पहले तो चीज़ रखनी है कि आर्टेमिस मिशन जो फर्स्ट था वो 2022 में लॉन्च हुआ था, जो कि अनक्रूड मिशन था। और इसको ओरियन स्पेस क्राफ्ट मिशन, यानी कि जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट था उसकी भी टेस्टिंग हुई थी फर्स्ट टाइम पे। फिर सेकंड जो ये हमारा है, इसमें ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये एक पहला जो आपका क्रूड मिशन होगा जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में जाएंगे। पर इसमें एक मेजर कैच ये रहेगा कि आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि इस मिशन के अंदर जो है वो मून पे लैंडिंग नहीं की जाएगी। तो ये आपने ध्यान में रखनी है बात। यानी कि जो आर्टेमिस मिशन है ना, वो नासा का और जो कनेडियन स्पेस एजेंसी है उनका एक मून एंड मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, जिसका एम है कि चंद्रमा पर परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस जो है वो स्थापित की जाए, और फ्यूचर में जो क्रूड मिशन है मार्स के लिए उसको इनेबल किया जा सके। तो ये इसकी कुछ आप ब्रॉड सी डेफिनेशन जो है वो याद रख लेना। बाकी इसमें कुछ मेजर फैक्ट रहेंगे वो मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिए हैं। ये आपकी इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं, इसमें मैंने जो इमेज है वो भी डाल दी है। इसमें देखिए, इसका अभी जो ये चर्चा में रहा है वो इस वजह से रहा है कि इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, फारदेस्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एवर। यानी कि ये जो है वो आपका पहुंच गया है आपका 2,52,756 माइल्स पे। इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जो है वो 4,06,770 किलोमीटर के आसपास बनेगा। तो इतनी दूर ये अर्थ से जा चुका है। और ये रिकॉर्ड इसने तोड़ा है अपोलो 13 का, जिसने 1970 में जो था वो 2,48,665 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया था। देखिए, ये फ्री रिटर्न लूनार फ्लाई वाई है, यानी कि लूप्स बैक नेचुरली यूजिंग लूनर ग्रेविटी, डज नॉट एंटर लूनर ऑर्बिट। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपने। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये फर्स्ट क्रूड लूनार मिशन है सिंस अपोलो 17। तो अपोलो 17 जो था वो 1972 में लॉन्च हुआ था। तो ये कुछ मेजर बातें, ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फर्स्ट जो क्रूड लूनार मिशन था वो कब लॉन्च हुआ था, या उसमें उस मिशन का नाम पूछा जाता है। तो अपोलो तो हम काफ़ी बार सुनते हैं, पर अपोलो जैसे 12 भी है तो वो नहीं होगा। इसका आंसर अपोलो 17 आपने ध्यान में रखना है। प्रोग्राम की बात करें तो फर्स्ट क्रूड फ्लाइट अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम है ये, और इसमें जो है 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो जाएंगे। इसमें अगर एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो आपको नासा और कनेडियन स्पेस एजेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें जो स्पेस क्राफ्ट का यूज होगा वो ओरियन कैप्सूल होगा। साथ में जो लॉन्च व्हीकल है वो आपका स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट होगा। ऑब्जेक्टिव मैंने इसका आपको क्लियर बता दिया कि टेस्ट स्पेस क्राफ्ट सिस्टम्स, डीप स्पेस लिफ्ट सपोर्ट एंड ऑपरेशन फॉर फ्यूचर लोनर लैंडिंग्स। तो इस तरह की चीज़ें इसमें रहेगी। मैं इसमें आपके बहुत ही जो मेजर कैच इसमें रहता है, जो बड़े एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसमें जो है वो लैंडिंग नहीं की जाएगी, मून पे लैंड नहीं करवाए जाएंगे एस्ट्रोनॉट। उनको सिर्फ जो है वो उसके उनके इर्द गिर्द जो है सिर्फ चक्कर लगाएंगे और ये वापस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि रिसेंटली अप्रूव्ड एज अ नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग फॉर अ 5-year टर्म बिगिनिंग 1 जुलाई 2026। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अरब लीग है उसके नए सेक्रेटरी जनरल जो है वो अपॉइंट होंगे जुलाई 2026 से, मतलब वो अपना कार्यकाल संभालेंगे। तो उनका नाम बताना है आपने यहाँ पर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि सेक्रेटरी जनरल बने हैं या इस तरह के फैक्ट के पर्सपेक्टिव से। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अरब लीग जो है वो काफ़ी बार चर्चा में रहती है, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, इसमें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसके थोड़े से कोर को समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसके जो सही आंसर है आपका, आप पॉज करें और आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है आपका नवील फ़हमी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बंदा जो है वो आपका है इजिप्ट से। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। इसके कुछ फैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हम बात करेंगे इसमें अरब लीग के बारे में, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।
देखिए अरब अरब लीग जो बनी है वो बनी है आपकी, जो अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल था 1944 का, उसके थ्रू ये सेटअप हुआ है और 1945 में इसकी जो सेटअप हुआ था। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि 1945 में ही, 1945 में ही एक मेजर जो पीस कीपिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ था बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने बताना है कि उसका नाम क्या है। देखिए इसमें इसका हेड क्वार्टर जो है अरब लीग का, वो आपको देखने को मिलेगा कायरो इजिप्ट में। ये एक 22 मेंबर स्टेट्स बॉडी है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो प्रिंसिपली ये रिप्रेजेंट करता है वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका को। तो मैंने जैसा आपको बताया दिया कि 1 जुलाई से जो कार्यभार है वो नवील फ़हमी संभालेंगे इसका। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि स्ट्रेंथन किया जाए और प्रमोट किया जाए अरब यूनिटी एंड रीजनल कोऑपरेशन को, फैसिलिटेट किया जाए पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इनके जो भी मेंबर हैं उनके बीच में। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, द सुप्रीम कोर्ट रिकग्नाइज्ड मेंस्ट्रुअल या जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन एज ए फंडामेंटल राइट इन। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो गलत टाइप हो गया है और ये थोड़ा सा गलत बन चुका है, पर मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में कि ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा आपका आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंडर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर। ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि जैसे आपको पता है कि कर्नाटका मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी जो है वो चर्चा में आई है, जिसमें एक दिन की लीव देने का प्रावधान किया गया है और इसमें जो 18 से 52 साल के एज की महिलाएं हैं उनको इसमें लिया जाएगा। ये स्कोप जो है वो मतलब इसकी एक्सटेंशन जो है वो आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर में देखने को मिलेगी। तो ये आपको मैंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल का जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके अंडर जो है वो फंडामेंटल राइट इसको माना गया है। ये एक की ज्यूरिप्रूडेंशियल प्रिंसिपल है, यानी कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। इसका मतलब होता है कि एक्नॉलेज करना बायोलॉजिकल डिफरेंसेस टू रिमूव वर्क प्लेस बैरियर्स के लिए ये लाया गया था। लैंडमार्क प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल रहा है डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में, जहाँ पर जो है वो ये चीज़ आपको देखने को मिली थी। देखिए अब हम बात करते हैं इसमें, जो मैंने ये जो आपको बताए हुए हैं कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जो कुछ केसेस थे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है, जो विशाखा गाइडलाइन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ये 1997 का केस था। इसमें इशू ये था कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वुमेन के खिलाफ, जो वुमेन के अगेंस्ट वर्क प्लेस पर, उसको जो है वो एड्रेस करने के लिए जो है वो ये विशाखा गाइडलाइन लाई गई थी। ये मामला राजस्थान की एक जो सोशल वर्कर थी भानवारी देवी, उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद चर्चा में आई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें मेनली ये था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के जो भी प्रिंसिपल थे उनका सहारा लिया इसमें जजमेंट देने के लिए। फिर उसके बाद वो इसमें विशाखा गाइडलाइंस करके जो कुछ डायरेक्शन थे वो इशू करते हैं और बोलते हैं कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वर्क प्लेस पर, उसको एड्रेस करने के लिए जो है वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना बहुत ज़रूरी होगा। और इन्हीं गाइडलाइंस के चलते आगे चल करके आपको जो है वो 2013 में जो है पॉश एक्ट देखने को मिलता है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। तो इसकी कुछ अपनी लेगेसी आपको देखने को मिलती है। ब्रॉडली आपने आई होप ये समझ ली होगी चीज़ की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है वो 2018 के आसपास का ये केस है, जिसमें जो सेक्शन 377 जो है आईपीसी का, उसके अंडर जो है जो भी अडल्ट के बीच में कंसेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और यानी कि समलैंगिकता जो है उसको जो है वो अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। डॉक्टर जय ठाकुर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये एक अलग केस है। शयारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको पता होगा कि इसमें ट्रिपल तलाक को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था 2017 में। तो ये कुछ मेजर इसमें इंपॉर्टेंस है इन केसेस की, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जाता है कि द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 डिक्लेयर्स विच सिटी एज अ परमानेंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि 2014 में जो था वो आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके तेलंगाना बनाया गया था, और जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की दोनों राज्य कैपिटल जो थी वो भी अलग अलग की गई थी।
तो ऑफिशियली जो है ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि पार्लियामेंट ने जो है वो किसी एक स्पेशल मतलब यानी कि लॉ के तहत किसी स्टेट की जो कैपिटल है उसको डिक्लेयर किया हो। और तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा अमरावती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए अभी जो आपने ध्यान देना है इस चीज़ का कि जो पार्लियामेंट ने जो है वो अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 जो है वो पास किया, और जिसके अंदर जो है वह अमरावती को एक सोल एंड परमानेंट कैपिटल डिक्लेयर किया गया है आंध्र प्रदेश की। देखिए ये एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा इसमें, यानी कि जो लेजिस्लेशन है उसने अमेंड किया है 2014 का जो ओरिजिनल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके सेक्शन 5 को, और रिकग्नाइज किया है अमरावती को एज ए कैपिटल विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जून 2014 से लेकर के। इसमें कुछ मेजर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, आप एक बार उसको खुद भी पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंसी डेप्रिसिएशन फ्रॉम करेंसी डिवैल्यूएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए और इकोनॉमिक्स से है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा ये, पर आपने इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है कि इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बूस्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स पे हमारा ध्यान कई बार कम जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डाला है। तो आपने सही आंसर पिक करना है और बताना है कि इसमें से सही जवाब कौन सा है आपका। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन इज मार्केट ड्रिवन वेयर इज डिवैल्यूएशन इज एन ऑफिशियल रिडक्शन इन करेंसी वैल्यू बाय अथॉरिटीज़। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। की डिफरेंस को समझिए यहाँ पर। सबसे पहले आप एक्सचेंज रेट रिजीम, ये आपका होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पे, और जो करेंसी डिवैल्यूएशन होता है इसमें आपको जैसे करेंसी जो है वो अंडर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पैकेट किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ एक करेंसियाँ हैं, जैसे 5 मेजर करेंसी है टॉप इकोनॉमी है दुनिया की, उनकी करेंसियों के साथ जैसे कि जो भी उनकी करेंसी होती है। प्राइमरी ड्राइवर क्या है इसमें, देखिए पहले तो करेंसी डेप्रिसिएशन में जो ये चीज़ होती है ये कम्प्लीटली मार्केट फोर्स इनको रेगुलेट करती है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जबकि जो करेंसी डिवैल्यूएशन होता है इसको डेलिबरेटली किया जाता है गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा। मैकेनिज़्म क्या होता है कि इसमें करेंसी डेप्रिसिएशन में कि वैल्यू फ्लक्चुएशन, यानी कि वैल्यू फ्लक्चुएट होती है कंटिन्यूसली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक डेटा, इन्फ्लेशन, ट्रेड बैलेंस और मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से। जबकि करेंसी डिवैल्यूएशन में आपका क्या होता है कि मॉनेटरी अथॉरिटीज़ रीसेट करती है ऑफिशियल पैक ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी टू लोअर वैल्यू रिलेटिव फॉर टू द फॉरेन एंकर करेंसी लाइक यूएस डॉलर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, हम भी कई बार सोचते हैं कि मिनी क्यों हम लगा के आ जाते हैं, पर इसका सही आंसर है आपका एंड्रॉट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लक्षद्वीप जो है वो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये बहुत कॉमन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मिसकंसेप्शन रहता है कि मिनिकॉय जो है वो लार्जेस्ट है, पर एंड्रोटा जो है वो एक्चुअली लार्जेस्ट आइसलैंड है बाय जियोग्राफिकल एरिया। एंड्रॉट जो है वो आपका 4.90 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि मिनिकॉय जो है 4.80 स्क्वायर किलोमीटर में है। कवारती जो है वो आपका 4.22 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस तरह की कुछ रैंकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास रहता है क्वेश्चन नंबर 8, वो आपसे पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन नॉन टू मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन इतना मतलब इम्पॉर्टेंट है कि ये CDS 2024 में भी पूछा जा चुका है। उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि एरेटोस्थेनिज ने अर्थ के सर्कमफेरेंस को मापा था। उन्होंने जब दो एक जो आपका शहर थे उन पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही थी, उन दो शहरों के बेस पर जो सर्कमफेरेंस मापने की कोशिश की थी, तो उन शहरों के नाम पूछे थे उन्होंने। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अर्थ का सर्कमफेरेंस किसने मापा है, तो इसका सही आंसर है आपका एरेटोस्थेनिज, ऑप्शन सी। और इसमें कुछ मेजर फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे कि एरेटोस्थेनिज जो है वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और फादर ऑफ जियोग्राफी इनको बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने साइंटिफिकली कैलकुलेट किया था अर्थ के सर्कमफेरेंस को। इसके बाद जो एरेटोस्थेनिज है इन्होंने सर्कमफेरेंस, और एरिस्टोटल ने आपका स्फेरिकल शेप प्रूव की है अर्थ की। टोलेमी ने इसका एक जियोग्राफिया बुक लिखी है और कोऑर्डिनेट
सेंटर जो है उनको प्रोवाइड करवाया है। आर्किमिडीज ने आपका बोयांसी और कैलकुलेट किया है पाई को। ये कुछ उनके मेजर कंट्रीब्यूशन रहे हैं। और इनके अगर हम ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो शहरों के जो बेस पे इन्होंने जो है सरकमफेरेंस निकालने की कोशिश की थी। पहला शहर था आपका अलेक्जेंड्रिया और दूसरा था सियाने, ये इजिप्ट के हैं दोनों। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जाता है कि बोलोमीटर क्या मापता है। तो बोलोमीटर से मापा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो बोलोमीटर है वो हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है पावर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मापने के लिए। इसको इन्वेंट किया था आपका 1878 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर सैमुअल पायरेपोंट लैंगले ने। ये वर्क करता है आपका, देखिए एक थिन ऑब्जर्वेटिव एलिमेंट होता है इसके अंदर और ये कनेक्ट करता है थर्मल रिजर्वॉयर से। और उसके बाद जो बाकी चीज़ें होती हैं आप इसमें एक बार खुद पढ़ लेना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है बैरोमीटर में, ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर में और विंड स्पीड को एनेमोमीटर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जाता है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम, केरला में आपको देखने को मिलेगा। कुछ मेजर चीज़ें हैं जैसे कि आपका ये VSSC जो है वो एक लीड सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को। और इट ग्रीव आउट ऑफ द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1963। अदर लोकेशन जो है जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका केरला में है। इसरो का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि SAC जो है वो आपका अहमदाबाद गुजरात में है। तो इनको भी ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जाता है कि विच रूलर ऑफ नूरपुर ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन बी, राजा बासु या बासदेव ने जो है वो नूरपुर पठानकोट से धमेरी जो है वो कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। इससे पहले तख्तमल ने ही करने का सोचा था पर वो कर नहीं पाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले बता दिया कि तख्तमल ने जो है वो ये चीज़ करने की सोची थी पर ये हुआ नहीं। फिर इसको एग्जीक्यूट किया था इस प्लान को बासु ने या बासदेव ने। अदर ऑप्शन क्यों सही नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए जो आपका जगत सिंह है वो हाईली इन्फ्लुएंशियल सक्सेसर था जिनका कार्यकाल 1618 से 1646 तक रहा पर इन्होंने कैपिटल शिफ्ट नहीं की धमेरी के लिए पठानकोट से। इन्होंने जो है वो रीनेम किया धमेरी को नूरपुर के लिए, नूरपुर के नाम से 1622 में जब जो शाह जो आपके जहांगीर थी उनकी वाइफ थी नूरजहां वो आई थी। तो उस उपलक्ष्य पर राजा प्रताप चंद जो है वो एक प्रोमिनेंट रूलर है कटोच डायनेस्टी के कांगड़ा से, पर इन्होंने भी कोई इस तरह का कैपिटल शिफ्टिंग का काम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जाता है कि इन विच वैली द झनावर यानी कि विच डॉक्टर इज कॉल्ड टू फाइंड आउट वेदर द बॉडी शुड बी बर्न्ट, बरीड और कट इनटू पीसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक। और इसका सही आंसर होगा आपका स्पीति वैली में ये सब चीज़ें होती है। और ये जानवर जो है वहीं पर ये डिसाइड करते हैं कि जो आपकी लाश है उसको दफनाना है या टुकड़े करके उसको जो है वो दूर पहाड़ों पर रखना है ताकि जो चील वगैरह है गिद्ध वगैरह है वो उसको नोचे, या फिर उसको जलाना है। ये सब जो है वो स्पीति वैली का ये ट्रेडिशन है, वहाँ पर ये डिसाइड होती है चीज़ें। इसमें देखिए जो लोकल कम्युनिटी है वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करती है फाइनल डिसीजन से। और इसके बाद जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि किन्नौर में भी इस तरह की चीज़ें जैसे दुबंत, फुकंत, जलंत, इस तरह की भकंत, इस तरह की वर्डिंग आपको देखने को मिलती है। दुबंत का मतलब होता है ड्राइंग द बॉडी इन द रिवर और भकंत का मतलब होता है लीविंग द बॉडी इन ओपन फील्ड्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड फुकंत मतलब बॉडी को जला देना। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड जॉइंटली बाय ऑल फैमिलीज इन केलोंग वेयर अ मेल चाइल्ड वाज बोर्न ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो होगा आपका गोची, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो फागली है आपका ये एक त्यौहार है, ये भी लाहौल में ही मनाया जाता है। आपका हालदा लोसर भी इसकी एक अलग अलग इम्पोर्टेंस रहती है, पर इसका सही आंसर है आपका गोची, ऑप्शन सी। देखिए ये सब जो है एक जो ये
गोची है आपका, ये एक हाईली स्पेसिफिक फेस्टिवल है भागा वैली में, पर्टिकुलरली केलोंग रीजन में, जो लगभग फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है जॉइंटली बाय ऑल द फैमिलीज इन द विलेज वेयर, एक जहाँ पर जो है वो एक मेल चाइल्ड की बर्थ हुई हो प्रीसीडिंग ईयर में। ये रिचुअल क्या होती है कि इसमें विलेज के लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं कॉमन प्लेस पर, और एक ट्रेडिशनल प्रोसेशन लीड किया जाता है प्रीस्ट और फैमिली मेम्बर्स हेड के द्वारा टूवर्ड्स विलेज डाइटी लवरांग, और एक जाइंट केक मेड बनाया जाता है सत्तू का, उसमें आपको रोस्टेड बार्ले फ्लोर देखने को मिलता है, इज प्लेस्ड ऑन द वुडन फ्रेम एंड कैरी टू द स्पॉट। अ वुमेन ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल अटायर breaks a token pot and arrows are shot to ward off evil spirits, followed by heavy feasting and ड्रिंकिंग ऑफ लोकल छांग। छांग आपको पता है कि शराब होती है इनकी लोकल, तो ये ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। अदर ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है। हालदा जो है वो लाहौल स्पीति का ही एक फेस्टिवल है जो दिवाली का वर्जन माना जाता है, और इसको भी जनवरी फेब के आसपास मनाया जाता है। ये एक वेलकम फेस्टिवल होता है न्यू ईयर के, उस पर मनाया जाता है। पीपल जो है लाइट अप करते हैं सिडार ड्रिंक्स को, जिसको शुक्पा बोलते हैं, एंड इकट्ठे होते हैं और दिए वगैरह जलाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आप इसका बी ऑप्शन था लोसर, वो लोसर आपका पता है कि ट्रेडिशनल टिबेटिन एंड बुद्धिस्ट का एक न्यू ईयर फेस्टिवल की तरह इसको मनाया जाता है लाहौल स्पीति के नॉर में, और ये मास्क्ड डांस यानी कि छम नृत्य जो परफॉर्म किया जाता है मोनास्ट्रीज के अंदर। फागली जो है वो आपका पाटन वैली पर्टिकुलरली लाहौल स्पीति में इसको विंटर के समय पर मनाया जाता है, यानी कि विंटर के एंड में और स्प्रिंग के बिगनिंग में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जाता है, HPGK से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, कि तुसुन थ्वारची जो है एक डाइवोर्स की फॉर्म है, ये किस ट्राइब के अंदर जो प्रचलित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे HS के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, स्वांगला। स्वांगला ट्राइब्स जो है वो उनके अंदर आपको प्राइमरली जो स्वांगला ट्राइब्स, पहले तो ये समझे कि पाटन वैली में यानी कि चंद्रभागा रिवर के आसपास देखने को मिलते हैं लाहौल स्पीति में। ये जो सोनथ्वागची या त्यूनथ्वारची जो रिचुअल है, ये इनका एक यूनिक तरीका है सिंबॉलिक ट्रेडिशनल डाइवोर्स सिस्टम का। इसमें होता क्या है कि कपल्स जो है वो डिसाइड करते हैं मैरिज डिज़ोल्व करने का, और फॉर्मल कम्युनिटी गैदरिंग बुलाई जाती है इसमें, और हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो होल्ड करते हैं थिन थ्रेड को, यानी कि वो जो बना होता है एक बुल और कॉटन से, और इसके बाद क्या करते हैं वो कि इन फ्रंट ऑफ द कम्युनिटी एल्डर्स और काउंसिल दे पुल द ब्रेक द थ्रेड। दिस फिजिकल स्नैपिंग ऑफ द थ्रेड सिम्बोलाइजेज द परमानेंट ब्रेकिंग ऑफ द मैट्रिमोनियल बॉन्ड। तो इस तरह का ये इस प्रैक्टिस इसमें देखने को मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि मैरिज भी के इनके फॉर्म है, जैसे कि रुश्ते ब्याह, ये भाग करके मैरिज करना होता है। कुआ ब्याह, ये कैप्चर करके मैरिज करना। मजमी ब्याह, ये एक बजट फ्रेंडली मैरिज है जहाँ पर ग्रूम जो है वो सेंड करते हैं उसकी सिस्टर को दुल्हन को लाने के लिए। कम्युनिटी काउंसिल होती है जिसको जो है वो एक ट्रेडिशनल विलेज चीफ जो है वो हेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाटरफॉल आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सतधारा वाटरफॉल जो है वो चंबा में आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में जान लीजिए कि सतधारा वाटरफॉल जो है वो आपको चंबा के डलहौजी में देखने को मिलता है। ये लगभग आपको 2000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है सी लेवल से। सतधारा का मतलब यहाँ पर है 7 स्प्रिंग्स से, और इसीलिए ये जाना जाता है। इसका अगर हम थेराप्यूटिक वैल्यू की बात करें तो इसमें जो है वो आपको माइका देखने को मिलता है इस पानी के अंदर, जिसको हम गंधक भी बोलते हैं, जो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अपने आप में रखता है। जो भागसू है आपका, ये आपको मकलोडगंज कांगड़ा में देखने को मिलता है। उसके बाद जो चैडविक है ये शिमला समरहिल में, और जोगनी फॉल्स जो है वो आपका कुल्लू में है, मनाली में। तो ये इस तरह के फैक्ट आपने याद में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कंप्यूटर शुरू होता है यहाँ से। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड ब्लू रे डिस्क इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो ब्लू रे डिस्क जो होती है 1 लेयर, उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 25 GB होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब ये डुअल लेयर हो जाती है तब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 50 GB की हो जाती है। अदर जो चीज़ें जैसे कि 700 MB ये स्टोरेज कैपेसिटी है CD की, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क की।
4.7 GB जो है ये आपकी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी कि DVD की स्टोरेज कैपेसिटी है, तो इसलिए इनको याद में रखें। क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 TB जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो आपकी HDD की होती है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव की होती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जाता है कि विच डिवाइस इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस, तो ये है आपका अवेकस। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपने ध्यान में रखना है, इसमें बहुत सारी इन चारों जो ऑप्शन है इनकी अपनी रेलेवेंस है, इसमें आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अवेकस जो है वो आपका यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एक फर्स्ट काउंटिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड द अर्लीस्ट डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस। इस बात को पास्कलाइन जो है वो इसको इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल ने 1642 में, और इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर की तरह। मार्क 1 जो है उसको डेवलप किया है होवार्ड एकिन ने 1944 में, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। एनियाक जो है उसको डेवलप किया था 1947 में, ये फर्स्ट जनरल पर्पस फुली इलेक्ट्रॉनिक का डिजिटल कंप्यूटर है। क्विक रिवीजन के लिए आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जाता है कि हु इज़ रिगार्डेड एज द बर्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर, तो इसका सही आंसर होगा अगस्टा एडा लवलेस जो है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये जो है इन्होंने वर्क किया है जो चार्ल्स बेबेज हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, उनके साथ काम किया है इन्होंने, और इन्वेंटर ऑफ एनालिटिकल इंजन है जो आपके चार्ल्स बेबेज हैं, उनके लिए जो है इन्होंने फर्स्ट एल्गोरिथम सेट किया था, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जाता है कि करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा मेमोरी यूनिट का, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। बहुत ही इस तरह के क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है कि 2-3 क्वेश्चन तो आपके फुल फॉर्म पे आते ही हैं क्लर्क में, तो इसका सही आंसर होगा आपका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी जो है इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगी, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो रही है या नहीं। बाकी अगर कोई और तैयारियां कर रहे हैं तो उनके साथ भी ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।